Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Caesar's funeral from the Essays and Literary Criticism section of the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. The writer is Harley Granville Barker. So let's see the introduction of the writer. He was a dramatist, a critic, producer, and he has written many prefaces to the plays of Shakespeare. Learners remember कि ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है, सेक्शन है हमने जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है पीस आज हम पढ़ेंगे वो एक क्रिटिसिज्म ही है जो कि शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर पे किया गया है बाय हार्ले ग्रानवेल बेकर। उनकी जो है ज़्यादातर वो फेमस भी इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे दिए हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उसी पर उन्होंने प्रीफेसेस लिखे हैं। दिस एक्सट्रैक्ट सीजर्स फ्यूनरल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बार्कर्स प्रीफेसेस एंड इट इज़ अबाउट जूलियस सीजर। जो प्ले है शेक्सपियर का उसके ऊपर ये है। There is a careful and skillful comparison of Brutus and Antony's speeches. इसके अंदर मेनली क्या किया गया है इस छोटे से पैसेज में कि इसमें ब्रूटस और एंटनी की स्पीचेस का कंपैरिजन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द जनरल बैकग्राउंड ऑफ दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। असल में जो है जूलियस सीजर जो है वो प्ले है शेक्सपियर का जो उसने लिखा है। इट इज़ अबाउट ए रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड to the statesman and who was the statesman and governor he was a general and a statesman of Rome. जूलियस सीजर जो है वो बहुत मशहूर स्टेट्समैन था रोम का और आपने ये अक्सर वर्ड उर्दू में सुना होगा कैसर का, जिसको असल में इंग्लिश में सीजर कहा जाता है एंड जूलियस वॉज हिज नेम। तो जो है ये इस प्ले में क्या होता है कि जूलियस सीजर जो है वो विक्ट्री हासिल करके पॉम्पी जो है जो किंग है उसके खिलाफ विक्ट्री हासिल करके उसको हरा कर पावर में आ जाता है। लेकिन जो उससे जो लोग जेलस होते हैं और जो उसके खिलाफ साजिश करते हैं कंस्पिरेटर्स, वो उसको मारना चाहते हैं। अब उसके जो दो दोस्त हैं एंटनी एंड ब्रूटस, ये जूलियस के दो दोस्त हैं, लेकिन इनमें से जो ब्रूटस है वो जो है कंट्री को बहुत ज़्यादा ऑनरेबल जो है वो अपनी कंट्री के लिए जज्बात रखता है और वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। तो वो चाहता था कि ऐसे ही लोग पावर में आएँ जो कि कंट्री के साथ सिंसियर हो। तो जो जूलियस सीजर के दुश्मन होते हैं वो ब्रूटस को इस बात पे उकसा लेते हैं कि जो जूलियस सीजर है वो हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसका मरना ज़रूरी है। ब्रूटस इस बात में आ जाता है साजिश में और वो जो है सीजर के दुश्मनों के साथ मिलकर उसको मार देता है और उसको जो है वो चाकू लेकर ढेर सारे उसके जो दुश्मन होते हैं वो उसको स्टैब कर देते हैं, मार देते हैं और आखिरी चाकू जो मारते हैं स्टैब जो से लगता है वो उसके अपने ही दोस्त ब्रूटस की तरफ से लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो इस बात को सह नहीं पाता और वो फाइनली मर जाता है। अब सीजर के मरने के बाद जो है लोगों में जो मॉब है यानी कि जो क्राउड है उनमें डिफरेंट किस्म के लोगों के ख्यालात जन्म ले रहे होते हैं कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो इसके बाद दो स्पीचेस सामने आती हैं, एक ब्रूटस ने दी है और दूसरी एंटनी ने दी है और ये दोनों स्पीचेस जो हैं वो रिलेटेड हैं सीजर की डेथ से और जो है इस पे जो है हार्ले ग्रानवेल बार्कर ने इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए क्रिटिसिज्म किया है जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। It starts from these lines. Editor after editor has condemned Brutus' speech as poor and ineffective, and most of them have then proceeded to justify Shakespeare for making it so. These are the opening lines. राइटर शुरू में बताते हैं कि अक्सर जो लोगों ने शेक्सपियर के जूलियस सीजर पे क्रिटिसिज्म किया है या उसके बारे में जो लिखा है वो बहुत से ऐसे एडिटर्स और क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ब्रूटस की स्पीच थी वो इनइफेक्टिव थी और इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो हार्ले ग्रानवेल बार्कर हैं वो कहते हैं कि वो क्रिटिक्स की इस बात से एग्री नहीं करते क्योंकि वो ब्रूटस की स्पीच को भी इक्वली इफेक्टिव और अच्छा जानते हैं। वो क्यों जानते हैं वो इसके अंदर वो एक्सप्लेन करेंगे। ब्रूटस अपनी स्पीच में जनरली ये कहता है कि सीजर का मरना क्यों ज़रूरी था और क्यों ये स्टेट के लिए बेहतर है, और वो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल जो है सादा ज़बान के अंदर सबको ये बताता है, जो क्राउड जमाता है उनको बताता है कि क्यों सीजर का मरना ज़रूरी था और उसको मारा गया, और वो इस चीज़ को जस्ट और इनएविटेबल साबित करता है कि जो सीजर की मौत हुई। लेकिन जो है ये पुअर ओरेटरी थी यानी कि ब्रूटस ने इतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाया
ये डिपेंड करता है कि उसको सुन कौन रहा है, यानी कि जो डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, कोई उसे अच्छी स्पीच मानता है और कोई उसको बुरी स्पीच मानता है। जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मुझे ये स्पीच कहीं से बुरी या इनफेक्टिव नहीं लगती है। ये एक नोबल प्रोज है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बताया है और नोबल फीलिंग्स को ही ये जगाता है। और सबसे ज़रूरी ये क्या है कि एंड तक ये अपनी पावर को बरकरार रखती है ये स्पीच। जबकि जो एंटनी की स्पीच है उसके अंदर इमोशनल अपील ज़्यादा है, यानी कि जज्बात से भरी हुई है वो, और जो है लोगों के इमोशंस को जगाने के लिए बड़े बड़े अल्फाज उसने यूज़ किए हैं और जैसे ड्रामाई तरीके से पेश की जाती है उस तरीके से उसने बातें कही हैं। और जो है थोड़ी देर के लिए वो लोगों को शायद असर में डाल दे और लोग उससे मूव होना शुरू हो जाएं, उसके असर में आ जाए, लेकिन अगर कोई इंसान सेंस रखाता होगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि एंटनी जो है वो बहुत ही फजूल किस्म की स्पीच दे रहा है, जो कि ज़्यादातर सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर ही बनी हुई है, असल में उसका कोई ट्रुथ से ताल्लुक़ नहीं है। और उसके उसके कंटेंट्स को अगर एग्जामिन किया जाए एक थर्ड पर्सन के माइंड से तो ये बहुत ही यूजलेस स्पीच हमें लगी, एंटनी की स्पीच। राइटर का ये मानना है कि कहीं से भी ऐसे प्ले के अंदर नहीं लग रहा होता कि ब्रूटस जो है वो पुअर स्पीकर है और वो अच्छे तरीके से अपनी बातों को नहीं बयान कर सकता, जबकि और ये है भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला चल रहा और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट चल रहा है जिसमें जूलियस सीजर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है और मोमेंट है ब्रूटस के लिए। तो इस टाइम पे तो राइटर कहते हैं कि बिल्कुल भी ब्रूटस अपने आप को फेल नहीं कर सकता सिर्फ अपनी ओरेटरी की वजह से। हाँ, उसने जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया है कि किस तरह से जो आम लोग होते हैं, मॉब होते हैं, क्राउड होते हैं, वो लोग इस तरह के होते हैं कि वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कोई उन्हें कुछ कहे तो वो फ़ौरन से वो मानने लग पड़ते हैं, कोई कुछ उन्हें उसके खिलाफ कोई बात बताए तो वो फ़ौरन से वो मानना शुरू कर देते हैं। तो जो ब्रूटस है उसने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जो मॉब की मेंटेलिटी होती है वो बहुत ही अजीब होती है और वो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं, इसलिए वो मॉब को पसंद नहीं करता और ये साफ उसकी स्पीच में भी नज़र आ रहा है। और वो अपनी ये फीलिंग्स भी नहीं छुपा रहा कि वो मॉब को अक्लमंद ज़रा भी नहीं समझता। उसकी स्पीच में जितनी भी बातें हैं वो सारी यही बताती हैं कि उसे कितना क्राउड की बेअक्ली पे यकीन है कि वो लोग कहीं से भी सही जजमेंट नहीं कर सकते हैं। और फिर जो है क्राउड भी जो है ज़ाहिर बात है उनको नहीं अच्छी लग रही उसकी स्पीच, ना ही वो उससे मूव हो रहे हैं, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि वो क्राउड की जजमेंट को बुरा मानता है और वो एकदम से कहना शुरू हो जाते हैं कि फ़ौरन से लेट हिम बी सीजर। मतलब कि क्राउड को जो चीज़ आप कहते हैं वो आसानी से वो मान लेंगे और वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो वो ब्रूटस की स्पीच से थोड़ा जब मूव हो जाते हैं तो फ़ौरन से कहते हैं कि चलो अगले सीजर ब्रूटस को बना देते हैं, और जब एंटनी की बारी आती है तो फिर वो एंटनी की बात मानना शुरू कर देते हैं। राइटर कहते हैं कि यहाँ पे हमें शेक्सपियर की जो है मेंटेलिटी नज़र आती है और उसकी थिंकिंग नज़र आती है कि जब जो मॉब होते हैं और मैन इन मासेस जो होते हैं, जो ये क्राउड वगैरह होते हैं, ये सोचते समझने की नहीं रखाते अकल, इनको ये सोचते नहीं बल्कि फील करते हैं, यानी कि इनको जिस तरह अल्फाज यूज़ करके आप इनको जैसा मर्जी सोचवा सकते हैं, इनकी खुद की कोई थिंकिंग नहीं होती है। और बाद में ये एंटनी की स्पीच से तो बिल्कुल सही तरीके से वाज़ा हो जाता है कि किस तरह बच्चों का दिमाग जिस तरह इंसान जो है वो अपने किसी भी तरीके से मोड़ सकता है, उसी तरह से क्राउड का दिमाग भी इंसान किसी तरीके से भी मोड़ सकता है। फिर राइटर आगे बढ़ते हैं एंटनी की स्पीच की तरफ और उसका एनालिसिस करते हैं एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, थर्ड पर्सन के तौर पर, और कहते हैं कि किस तरह से उसने बीच में ट्रिक्स ऑफ ऑरेटरी यूज़ की हैं और क्या फॉल्सहुड्स उसने उसके अंदर डाली हैं जो कि लोगों को मिसलीड करने के लिए उसने यूज़ किया ऑडियंस को। सबसे पहले जब वो अपनी स्पीच शुरू करता है तो वो बहुत ही ख्याल से स्पीच शुरू करता है, क्योंकि पहले ब्रूटस अपनी दे चुका है और लोगों पे उसकी स्पीच का असर हो चुका कुछ हद तक। अब उस असर को हटाने के लिए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना प्लान मूव फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले तो वो ब्रूटस को कहता है कि उसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से कि लोगों को ये ना लगे कि ये ऑपोजिशन कर रहा है ब्रूटस की। तो वो कहता है कि ब्रूटस बिल्कुल एक अच्छा इंसान है, उसने बिल्कुल सही बात की और वाकई में सीजर को मरना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही तरीके से इस बात को जो है बदलता है और मोड़ता है। वो कहता है कि जैसे ही लोगों की तरफ से पहला रिस्पॉन्स आएगा वो फ़ौरन से समझ जाएगा कि अब मुझे कहाँ से अपनी स्पीच को बदलना है। एंटनी को पता है, एंटनी चूँकि गरीबों में रह चुका है, वो पहले भी थोड़ा गरीब था और वो गरीबी से ऊंचाई की तरफ गया है,
तो वो अच्छे तरीके से जो आम लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी को जानता है। जबकि ब्रूटस जो है वो शुरू से ही नोबल मैन था और वो शुरू से ही एक हाई क्लास फैमिली में था, तो उसे गरीबों की थिंकिंग या जो आम लोग होते हैं उनकी थिंकिंग का नहीं पता। जबकि एंटनी को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो उन्हीं के अल्फाज को यूज़ करके उनकी थिंकिंग को मोल्ड कर रहा है अपने तरीके से। और सबसे ज़्यादा मौत की जो वीक पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटिमेंट्स यानी कि जज्बात। और वो उनसे उनके जज्बात से खेलता हुआ इस अपनी स्पीच देता है और बताता है कि इंसान अगर उसकी स्पीच को देखे तो आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है। और उसके अंदर उसने जिस तरह से सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा है और इमोशंस की तरफ अपील की है, या अक्लमंदी की बजाय इमोशंस को ज़्यादा हाईलाइट किया है। फ्लैटरी है इसके अंदर, मॉकरी है और पैथोस है, ये सब जो है इससे नज़र आता है कि किस तरह से उसने लोगों की जजमेंट को ख़राब करने की कोशिश की है। फिर एंथनी को बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी स्पीच किस तरह आगे बढ़ती है और उसका प्लान कामयाब किस तरह से होता है कि उसे पता है कि जो मॉब है और जो ऑडियंस वगैरह होती है वो सबसे ज़्यादा किस बात से राज़ी होती है, जब उनको कोई सबूत दिखा दिया जाए। तो वो क्या करता है कि वो खुद से एक पार्चमेंट, एक कागज़ का टुकड़ा दिखाता है और वो कहता है कि सीज़र का विल है, यानी कि मरने से पहले उसने जो विल लिखा था ये मेरे पास मौजूद है। और सारे लोग जो है फ़ौरन से हैरान हो जाते हैं कि एंटनी के पास तो विल भी है, यानी कि कोई असल सबूत के तौर पे चीज़ मौजूद है। और राइटर कहता है कि एंटनी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो सीज़र के विल को यूज़ ना करता और उसको मैनिपुलेट ना करता। वो कहता है, हियर इज़ द पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीज़र, आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट एंड इट्स हिज विल। फिर वो अब सारी ऑडियंस उसकी तरफ हो जाती है। ब्रूटस को कोई जो स्पीच थी उसका कोई लोगों के जहन में कुछ भी नहीं रहा, सारे जो है वो एंटनी की तरफ हो गए हैं और वो उस पर यकीन करना शुरू हो गए क्योंकि उसके पास एक सबूत मौजूद है। और अब एंटनी समझ गया है कि मैंने पूरे तरीके से इनके दिमागों पे कब्जा हासिल कर लिया है और अब मैं जो भी कहूँगा वो ये लोग मान लेंगे आराम से। अब जो है किसी भी पॉलिटिशियन की तरह वो इस चांस को अवेल करता है और वो कहता है कि और वो असल में वो सीज़र की मौत का बदला भी लेना चाहता है। तो इसलिए वो लोगों को उकसा रहा है कि जो है किस तरह जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की है उन लोगों को मारा जाए। इसलिए वो बहुत ही तरीके से लोगों को उकसा रहा है कि फ़ौरन से यहाँ पे एक तबाही मच जाए और लोग जो है वो जो साजिशी लोग थे उनको कत्ल करना शुरू कर दें। अब क्या होता है, उसको समझ आ गई कि ऑडियंस जो है वो उसकी तरफ माइल हो गए हैं और वो फिर उसके बाद वो दिखाता है सीज़र के कपड़े जो लास्ट टाइम उसने पहने हुए थे और जिसके अंदर ढेर सारे निशानात हैं और सुराख हुए हुए हैं क्योंकि लोगों ने उसे चाकुओं से मारा है। तो इसलिए वो ये लोगों को दिखाता है कि देखो ये वो कपड़े हैं जिसके अंदर सीज़र मरा और उसको ढेर सारे चाकू इसमें लगे, यहाँ तक कि उसके अपने ही जो थे उन्होंने भी उसको मारा। और सारे रोमन्स जो हैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं, सीज़र को मरना नहीं चाहिए था और उस दिन जो बुरे लोग थे वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने सीज़र को मार दिया है। तो वो ये सारा कुछ कह रहा होता है ऑडियंस को अपनी तरफ करने के लिए। फिर वो चालाकी से ये भी कहता है कि मैं ब्रूटस की तरह अच्छी ऑरेटरी नहीं कर सकता और मैं उसकी तरह अच्छे अल्फाज नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा कि जो है बुराई तो लोगों ने की है सीज़र के दुश्मनों ने उसके साथ, लेकिन प्लीज़ आप उनके साथ कुछ बुरा ना कीजिएगा, उन्हें मारिएगा नहीं। यानी कि वो असल में उन्हें उकसा रहा है कि वो वाकई में उनको मारे और जो है करे। और वो ब्रूटस को यूज़ कर रहा है ये कहकर कि भाई उसके जैसा अच्छा स्पीच में नहीं दे सकता, जबकि वो कई दर्जे फ्लैटरी वाली स्पीच दे रहा है और ब्रूटस ने तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्पीच दे दी, उसकी तो एंथनी जैसी थी ही नहीं। फिर जो है एंथनी के पास बहुत ज़्यादा पावर ऑफ ऑरेटरी है और जिसकी वजह से उसने कब्ज़ा हासिल कर लिया है ऑडियंस के दिमागों पर। और फिर जो है अचानक से वो उनको इतना ज़्यादा उकसा देता है कि जो है लोग शुरू हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और सीज़र का बदला लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं और हर तरफ जो है कियोस मच जाता है, तबाही मच जाती है और लोग हर किसी को मारना शुरू करते हैं ब्लाइंडली पागलों की तरह। और सबसे पहले जो विक्टिम बनता है ही इज़ सिना द पोएट। हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, उसका इस चीज़ से किसी चीज़ से लेना देना नहीं था, लेकिन लोग उसे पागलों की तरह मारना शुरू कर देते हैं कि ये इसकी वजह से सीज़र मरा है, सिंपली बिकॉज सिना का नेम मैच करता है उस इंसान के साथ जिसने सीज़र के खिलाफ साजिश की, उसमें भी एक सिना नाम का पर्सन था। तो बेचारे सिना द पोएट इनोसेंट पर्सन को ऐसे ही मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि मॉब का दिमाग कैसा होता है और उनकी मेंटेलिटी कैसे होती है
कि जब उन्हें किसी चीज़ के लिए उकसा दिया जाए और उनका दिमाग जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया जाए तो वो फिर वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे आप उन्हें कराना चाहते हैं। और जो है उन्हें परवाह नहीं है कि सेना का कसूर है या नहीं, बस वो तो उसे मार रहे हैं जैसे कि वो एक कोई डॉल हो और उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और वो बेचारा पोएट ऐसे ही बिला वजह बेकसूर मारा जाता है। और इससे जो है यही साबित होता है कि शेक्सपियर ने हमें यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह मॉब की मेंटेलिटी होती है। और उसने हमारे ऊपर अब ये जजमेंट छोड़ दी है कि आप बताइए कि ब्रूटस की स्पीच अच्छी थी या एंटनी की स्पीच अच्छी थी। दोनों का रिजल्ट जो निकल कर आया है वो आपके सामने है, इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी स्पीच बेहतर थी। सो दिस वॉज सीजर्स फ्यूनरल बाय हार्ले ग्रैनवेल बेकर। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक बटन ज़रूर दबाया करें और सब्सक्राइब माई चैनल।